हेलो स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ केमिस्ट्री स्टार्टिंग से, जीरो से। कोई भी बच्चा अगर अपने जीवन में आज तक कुछ भी नहीं केमिस्ट्री में सीखा होगा, फिर भी आज वो केमिस्ट्री सीख लेगा मेरे से। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेशल जीरो से केमिस्ट्री कैसे सीखा जाए। मैं इस क्लास को आज से शुरू करने जा रहा हूँ और आपको मैं केमिस्ट्री के बारे में इस पॉइंट से डिस्कशन शुरू करने वाला हूँ जहाँ से आपका केमिस्ट्री शुरुआत होता है। अगर आप अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं सीखे हैं केमिस्ट्री के बारे में, फिर भी आप मेरे से केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो मैं पहला एकदम जीरो से शुरू करने वाला हूँ केमिस्ट्री, और इसीलिए मैं यहाँ पर इस क्लास का नाम देता हूँ जीरो ऑफ केमिस्ट्री। जीरो ऑफ केमिस्ट्री, आप गौर करेंगे। जीरो ऑफ केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री का शुरुआत एकदम जीरो से कर रहे हैं। आप इसीलिए बात को समझिए। जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि केमिस्ट्री है क्या, क्यों पढ़ते हम लोग केमिस्ट्री। तो बच्चों, आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री साइंस का एक ऐसा ब्रांच है ना, जिसमें हम लोग एक पदार्थ के बारे में स्टडी करते हैं। ये पदार्थ क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ, इसका यूज क्या हो सकता है, इस दुनिया में इस पदार्थ का क्या महत्व है, इसका अलग अलग तरीक़ा से क्या उपयोग हो सकता है, ये काम केमिस्ट्री करता है। उसको कोई भी पदार्थ मिल गया ना, उस पदार्थ को वो स्टडी करेगा। ये पदार्थ क्या है, उसका निर्माण कैसे हो सकता है, इसका यूज क्या हो सकता है, बस ये काम केमिस्ट्री करता है। तो सबसे पहले बात शुरू होती है कहाँ से, पदार्थ से, जिसको हम लोग मैटर बोलते हैं। मैटर, MATTER, मैटर। हिंदी में इसी को आप लोग क्या बोलते हो, पदार्थ। हिंदी वाले लोग इसको बोलते हैं पदार्थ। तो प्रश्न आता है कि मैटर क्या है। तो आपने बचपन में सुना होगा कि एक डिफिनीशन हम लोग पढ़े थे कि हमारे चारों तरफ ऐसा चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और जिसमें कुछ भार है, वो मैटर है। यानी एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। दुनिया का हर वो चीज़ जो स्थान घेरे जिसमें भार हो, क्या है, पदार्थ है, मैटर है। दुनिया का हर वो चीज़ जो स्थान घेरे जिसमें भार हो, क्या है, पदार्थ है। ठीक है, ये बात तुमको समझ में आ रहा है। अब तुम यहाँ से सोचना शुरू करो, केमिस्ट्री एक पदार्थ पे ही रिसर्च करता है। तो अकॉर्डिंग टू, हम लोग बात शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिजिकल property of the substance। सबस्टांस के उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, सबस्टांस के इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टांस, सबस्टांस के उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे उसको तीन भाग में बांटा गया। देखिए कैसे सबस्टांस को तीन भाग में बांटा गया। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। सबस्टांस को उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे उसको तीन भाग में बांटे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले आपको समझ आता हूँ एक एक करके सॉलिड के बारे में। क्या होता है सॉलिड और कैसे काम करता है सॉलिड, उसको समझना का प्रयास करेंगे आप सब लोग। बच्चों, सॉलिड क्या है बच्चों, अब जैसे अपने चारों तरफ आप बात पे ध्यान दीजिए। तो जैसे मान लीजिए आपके बगल में एक दरवाज़ा लगा हुआ, आपके घर का दरवाज़ा है, तो आप इस पे गौर करिए, ये सॉलिड है? जी है सर। अगर ये सॉलिड है तो आप क्या चीज़ देख रहे हैं उस दरवाज़ा को। आज से 10 साल पहले ये दरवाज़ा लगा, लेकिन आज भी इस दरवाज़ा का लंबाई यही है, चौड़ाई यही है और मोटाई यही है। इस दरवाजे का लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा ना। इसका मतलब दुनिया में कोई सॉलिड है तो उसका लंबाई निश्चित होगा, इसका चौड़ाई निश्चित होगा, इसका मोटाई निश्चित होगा। इसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कभी चेंज करेगा? नहीं करेगा। जैसे ये डस्टर होता है, डस्टर का लंबाई कभी चेंज करता है? नहीं करता है। चौड़ाई कभी चेंज करता है? नहीं करता है। मोटाई कभी चेंज करता है? नहीं करता है। बताइए, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई से मिलके क्या बनता है? वॉल्यूम। हम लोग पढ़ते हैं बचपन में, वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, LBH। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुना से क्या बनता है? वॉल्यूम।
अगर किसी पदार्थ का लंबाई निश्चित है, चौड़ाई निश्चित है, मोटाई निश्चित है, मतलब हम बोल सकते हैं उस पदार्थ का वॉल्यूम निश्चित है। अगर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई निश्चित है, मतलब हम बोल सकते हैं उसका वॉल्यूम निश्चित है। तो आप सॉलिड के बारे में एक बात तो समझ गए कि सॉलिड का वॉल्यूम डिफिनिट होगा। सॉलिड का वॉल्यूम डिफिनिट बोल दिया, मतलब लंबाई निश्चित हो गया, चौड़ाई निश्चित हो गया, मोटाई निश्चित हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट हम बोल देते हैं व्हिच हैज डिफिनिट वॉल्यूम। पहले तो इसका वॉल्यूम डिफिनिट हो गया, व्हिच हैज डिफिनिट वॉल्यूम। और देखिए दुनिया का हर सॉलिड का अपना एक आकार होता है। दरवाज़ा का अपना एक आकार है जो कभी बदल नहीं रहा है। चेयर है तो उसका अपना एक आकार है, कभी बदल रहा है। टेबल का अपना एक आकार है, कभी बदल रहा है। पेन है तो उसका अपना एक आकार है, कभी बदल रहा है। इसका मतलब हो गया कि सॉलिड का आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, यानी उसका शेप भी डिफिनिट, वॉल्यूम भी डिफिनिट। तो व्हिच हैज डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। सॉलिड का शेप भी डिफिनिट, वॉल्यूम भी डिफिनिट। तो ये सॉलिड हो गया जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होगा। अब देखिए, अब इस बात को समझिए, मैं क्या समझा रहा हूँ उसको समझिए। अब दूसरा पॉइंट आता है बच्चों, शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट है। दूसरा पॉइंट आता है लिक्विड। दूसरा पॉइंट क्या आता है बच्चों? लिक्विड आता है। दूसरा पॉइंट आता है लिक्विड। आप लिक्विड के बारे में सोचिए, समझिए बात को बारीकी से। लिक्विड का क्या विशेषता है? लिक्विड के बारे में गौर करिए। जैसे एक गिलास पानी लिया आप, तो एक गिलास पानी लिए तो एक गिलास पानी का आकार कैसा है? जैसा गिलास है। आप एक गिलास पानी लिए तो एक गिलास पानी का आकार कैसा है? जैसा गिलास है। अगर हम इस एक गिलास पानी को कटोरा में डाल दें तो उस एक कटोरा में पानी डाल देंगे तो अब उसका आकार कैसा हो जाएगा? कटोरा के आकार के जैसा हो जाएगा। अगर हम इस कटोरा के पानी को लोटा में डाल दें, अब उसका आकार कैसा हो जाएगा? लोटा के जैसा। मतलब लिक्विड का अपना आकार नहीं होता है, लिक्विड का अपना शेप नहीं होता है। ये बर्तन के शेप के हिसाब से बदलता है। जिस बर्तन में आप रखेंगे वैसा शेप हो जाएगा, है कि नहीं बात? यानी लिक्विड का अपना शेप नहीं होता है, ये बर्तन के शेप के हिसाब से बदल जाता है। ये बात भी समझ गए। अब बात रहा आयतन की, बात रहा अगर एक गिलास पानी आधा लीटर है, अगर एक गिलास पानी आधा लीटर है, तो अगर हम उस पानी को कटोरा में डालेंगे फिर भी क्या होगा? आधे लीटर होगा। अगर हम लोटा में डालेंगे तो कितना होगा? आधे लीटर होगा। यानी आप बर्तन का अलग अलग बर्तन में डालेंगे तो उसका आकार चेंज करेगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज करेगा? नहीं करेगा। उसका आकार चेंज करेगा लेकिन आयतन चेंज नहीं करेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि लिक्विड के बारे में कि व्हिच हैज, लिक्विड के बारे में आप क्या बोल सकते हैं बच्चों? लिक्विड के बारे में आप बोल सकते हैं कि व्हिच हैज definite volume but indefinite shape। which has definite volume but indefinite shape। उसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है लेकिन शेप क्या होता है? इनडिफिनिट होता है। उसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है लेकिन शेप क्या होता है बच्चों? इनडिफिनिट होता है। वॉल्यूम डिफिनिट बट शेप इनडिफिनिट। अब तीसरा पॉइंट पे आ जाइए आप, गैस। अब तीसरा पॉइंट आता है गैस। गैस के बारे में सोचते थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा। मैंने जीरो से शुरू किया, आपको वादा किया है कि कोई भी स्टूडेंट मेरा बात को समझने का प्रयास करेगा, जीरो से वो मेरे साथ जुड़ेगा। जीवन में कभी कुछ नहीं सीखा है केमिस्ट्री में, फिर भी वो केमिस्ट्री सीखेगा। बस ज़रूरी कंडीशन मैंने क्या बताया, आप पेशेंस रखेंगे कि सर ये क्या बेसिक पढ़ा रहे हैं। सर ये बेसिक नहीं है सर। अब वो आपको अपने आप वो आपको खींचते चला जाएगा आप गहराई तक। बस आप जीरो से शुरू किए हैं तो आप इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे गैस की बात करते हैं हम, तो गैस के बारे में हमने क्या कहा कि जैसे मान लो एक लीटर का सिलेंडर ले लेते हैं और एक 5 लीटर का सिलेंडर ले लेते हैं। बात को बारीकी से समझना तुम लोग। एक लीटर का सिलेंडर ले लिए, एक 5 लीटर का सिलेंडर ले लिए। अब 1 लीटर और 5 लीटर के सिलेंडर में क्या अंतर है, बात को समझिए। तो 1 लीटर और 5 लीटर के सिलेंडर में क्या अंतर है? हमने 1 kg गैस मार्केट में गया
और 1 केजी गैस 1 लीटर के सिलेंडर में भरा दिया। 1 लीटर के सिलेंडर में मार्केट में गया और 1 केजी गैस भरा दिया। अब 1 केजी गैस अगर हम 1 लीटर के सिलेंडर में भरा दिए हैं तो और 5 लीटर का सिलेंडर था, उसमें भी 1-1 केजी गैस भरा दिए हैं। दोनों में 1-1 लीटर गैस भरा दिए हैं। अब तुम बात 1 केजी गैस भरा दिए हैं, 1 केजी गैस 1 लीटर वाला में भी, 1 केजी गैस 5 लीटर वाला में भी। अब बताइए गैस का क्या प्रॉपर्टी है? गैस तो कोई एक कोना में नहीं फिक्स रहेगा, गैस तो पूरा सिलेंडर में फैला गया होगा। तो अगर मैं बात करूँ आपसे छोटा सा कि सर 1 लीटर के सिलेंडर में जो आपने 1 केजी गैस भराया, उस 1 केजी गैस का वॉल्यूम क्या होगा? तो वो सिलेंडर का वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो उस गैस का वॉल्यूम भी कितना होगा? 1 लीटर ही होगा। गैस का वॉल्यूम इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम। और अगर आपको मैं पूछूं कि अगर 5 लीटर के सिलेंडर में 1 केजी गैस भराए हैं तो उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा? उस 1 केजी गैस का वॉल्यूम 5 लीटर होगा, क्योंकि वो पूरा सिलेंडर में फैला होगा। ऐसा नहीं है कि वह 5 लीटर में भरा दिए हैं तो वो आधा छेका है, कुछ पार्ट ऐसे ही खाली है, नहीं। गैस का प्रॉपर्टी है कि वो पूरा सिलेंडर में फैला होगा। इसका मतलब हो गया कि अभी 5 लीटर के सिलेंडर में अगर आप 1 केजी गैस भराए हैं तो उसका वॉल्यूम 5 लीटर होगा। ओके, यानी मास तो अभी भी 1 केजी है दोनों गैस का, लेकिन वॉल्यूम 1 लीटर के सिलेंडर में गैस जो भरा है उसका वॉल्यूम 1 लीटर है, और 5 लीटर के सिलेंडर में जो गैस भरा है उसका वॉल्यूम 5 लीटर है। यानी गैस का वॉल्यूम बर्तन के वॉल्यूम के हिसाब से बदल जाता है। गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है, गैस का वॉल्यूम इनडिफिनिट होता है। हम लोग क्या बोलते हैं? गैस का वॉल्यूम क्या होता है? इनडिफिनिट। मास तो डिफिनिट है, लेकिन वॉल्यूम क्या है? इनडिफिनिट। अब बात करें शेप का, आकार का। शेप के बारे में थोड़ा ज़रा सोचिए। अब गौर कीजिए, जैसा सिलेंडर होगा वैसा शेप होगा। अगर पाइप से होकर रेगुलेटर तक गैस पहुंचती है तो पाइप के आकार का हो जाता है तब ना पहुंच पाता है। इसका मतलब गैस का भी आकार चेंज करता है, यानी उसका आकार भी अनिश्चित हो गया, आयतन भी अनिश्चित हो गया, इनडिफिनिट शेप भी हो गया, इनडिफिनिट वॉल्यूम भी हो गया। तो गैस के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? व्हिच हैज indefinite shape, indefinite, which has indefinite shape and indefinite volume, indefinite volume, which has indefinite shape and indefinite volume। उसका वॉल्यूम और शेप दोनों इंडिफिनिट, उसका शेप भी इंडिफिनिट, वॉल्यूम भी इंडिफिनिट। ओके, तो गैस का वॉल्यूम और शेप दोनों इंडिफिनिट होता है। समझ में आ गया सबको? बोलो हाँ बोलो। अब देखो, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक और नया टर्म। ये टर्म है सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टर्म है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक टर्म है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? इसको समझिए। इसको हिंदी में जानते क्या बोलते हैं? अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब बात को पकड़िए, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब जैसे सबसे पहले मान लो कि मेरे सामने कोई लकड़ी का टुकड़ा है। अब इस लकड़ी के टुकड़ा को काटिएगा, तो लकड़ी को काटिएगा तो छोटा छोटा कण गिरेगा कि नहीं गिरेगा? लकड़ी को काटिएगा तो छोटा छोटा कण गिरेगा कि नहीं गिरेगा? एकदम गिरेगा। इस छोटा छोटा कण के मेल से नहीं इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा बना है। गौर करिए, छोटा छोटा कण के मेल से नहीं इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा बना है। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करो। इस सभी छोटे छोटे कण के को आपस में जोड़ के रखने में कोई ना कोई तो फोर्स काम कर रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है छोटे छोटे पार्टिकल को आपस के में जोड़ने में। उसी फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसी फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दुनिया में जितना भी पदार्थ है, तो डायरेक्ट तो कोई पदार्थ है नहीं, सब पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कण से हुआ है, जिसको अपने सब केमिस्ट्री में कभी मॉलिक्यूल तो कभी एटम तो कभी आयन, अलग अलग तरीक़ा से बोलते हैं इसको। ये सारे पार्टिकल को आपस में जोड़ के रखने में कोई ना कोई फोर्स तो काम कर रहा है। इसी फोर्स को अपने सब बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक आकर्षण बल। यानी कहने का मतलब अंतराण्विक आकर्षण बल सॉलिड में भी काम करता है, लिक्विड में भी काम करता है और गैस में भी काम करता है। दुनिया में जितना पदार्थ है सब में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है। हर पदार्थ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। ओके बच्चों, अब बात समझने का है, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये सॉलिड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपको ऐसे भी समझ में आ रहा होगा कि सॉलिड का शेप डिफरेंट होता है।
सॉलिड का वॉल्यूम डिफिनिट होता है। इसका वजह भी एक यही है कि उसमें स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स काम करता है, इसीलिए बोलते हैं सॉलिड इज रिजिड। कहा जाता है कि वाई सॉलिड इज रिजिड। सॉलिड रिजिड क्यों होता है, फिक्स क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स काम करता है, इसलिए सॉलिड रिजिड होता है। तो आप बोलिए व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स? द फोर्स एक्ट between the molecule of substance. The force act between the molecule of substance. पदार्थ के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स, द फोर्स एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सबस्टांस इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स, पदार्थ के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। ये फोर्स सॉलिड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर लिक्विड में होता है और फिर गैस में होता है। ये है ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स का ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स का ऑर्डर है। ओके बच्चों, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स का ऑर्डर है। सॉलिड में ज़्यादा, तब लिक्विड में, तब गैस में। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। अब मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने आपको अभी समझाया टाइप ऑफ सबस्टांस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर सबस्टांस को सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 भाग में बांटा गया। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको टाइप ऑफ सबस्टांस। टाइप ऑफ सबस्टांस, अब मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए। टाइप ऑफ सबस्टांस, टाइप ऑफ सबस्टांस, टाइप ऑफ सबस्टांस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर सबस्टांस को बच्चों 2 भाग में बांटा गया। एक प्योर सबस्टांस, एक प्योर सबस्टांस और एक इम्प्योर सबस्टांस। इम्प्योर सबस्टांस, एक प्योर सबस्टांस, एक इम्प्योर सबस्टांस। एक प्योर सबस्टांस, इम्प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस में बच्चों 2 चीज़ आता है, देखो, एक आता है एलिमेंट और एक आता है कंपाउंड। प्योर सबस्टांस में आता है एलिमेंट, कंपाउंड, और इम्प्योर सबस्टांस में आता है मिक्सचर। प्योर सबस्टांस में आता है एलिमेंट, कंपाउंड, और इम्प्योर सबस्टांस में क्या आता है? मिक्सचर। सबस्टांस को 2 भाग में बांटा गया, प्योर सबस्टांस और इम्प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस में एलिमेंट, कंपाउंड, और इम्प्योर सबस्टांस में बच्चों मिक्सचर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिमेंट का, थोड़ा बारीकी से समझना है। एलिमेंट, जिसको हिंदी में तत्व भी बोला जाता है, तत्व, एलिमेंट। अब इस कंसेप्ट को पकड़ो, ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट समझो कि एलिमेंट क्या है। मैं इससे पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि एलिमेंट का सोर्स क्या है, कहाँ से एलिमेंट मिलता है। एलिमेंट का नाम आपने सुना होगा, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, जितना भी है, सिल्वर, गोल्ड, ये सब एलिमेंट है। इस सब एलिमेंट का सोर्स क्या है? नेचर। कहाँ से एलिमेंट प्राप्त होता है? नेचर से। तो एलिमेंट का सोर्स है नेचर, नेचर से एलिमेंट प्राप्त होता है। तो सर नेचर में तो बहुत कुछ है, तो क्या नेचर में मिलने वाला सब एलिमेंट है? जितना नेचर से प्राप्त होने वाला पदार्थ है, सबस्टांस है, सब एलिमेंट है? नहीं ना। तो किस आधार पे एलिमेंट को एलिमेंट कहा गया? कुछ तो कुछ खास बेसिस होगा ना। तो कंसेप्ट कहता है कि नेचर से प्राप्त होने वाला ऐसा प्योर सबस्टांस जिसका निर्माण एक ही तरह के एटम से हुआ हो, ये एलिमेंट है। नेचर से प्राप्त होने वाला ऐसा प्योर सबस्टांस जिसका निर्माण एक ही तरह के एटम से हुआ हो, वो क्या है? एलिमेंट है। यानी कहने का मतलब ऐसे सोचो, पहले मैं लिखता हूँ द प्योर सबस्टांस, द प्योर सबस्टांस which is formed
by the same type of atom and which is not created by any ordinary physical या केमिकल मेथड। बच्चों बात पर बारीकी से ध्यान देना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि एलिमेंट ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसका निर्माण एक ही तरह के एटम से हुआ है और उसको किसी भी ऑर्डिनरी फिजिकल या केमिकल मेथड से आप बना नहीं सकते। इसको ऐसे सोचो, जैसे मान लो एक लोहा का ये पेन है और अगर हम इस पेन को कट करें, इस लोहा के इस पेन को अगर हम कट करें तो उसमें से छोटा छोटा कण गिरेगा ना। इस छोटे छोटे कण को एटम कहते हैं। एलिमेंट का निर्माण जिन छोटे छोटे कण से हुआ है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एटम। आप फिर से सुनो मेरी बात को, मैं गौर से कर रहा हूँ। मान लो ये पेन मेरा एल्युमिनियम का है, कोई एल्युमिनियम का रॉड है, अगर हम इस रॉड को कट करेंगे तो छोटे छोटे कण गिरेगा ना। इस छोटे छोटे कण के मेल से नहीं इतना बड़ा एल्युमिनियम बना है। उस छोटे छोटे कण को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एटम। और ये पूरा सिस्टम क्या है? एलिमेंट। बच्चों समझो, एक एलिमेंट के पास जितना भी एटम होगा सब एक ही तरह का होना चाहिए, तब वो एलिमेंट कहलाएगा। अगर एक एलिमेंट के पास अलग अलग प्रॉपर्टी वाला एटम होगा तब वो एलिमेंट नहीं हुआ। एलिमेंट किसी भी पदार्थ को एलिमेंट कहलाने का हक तब है जब उसका निर्माण एक ही तरह के एटम से हुआ हो। मतलब उसके पास जितना भी छोटा छोटा कण है सबका गुण एक जैसा, सबका कलर एक जैसा, सबका मास एक जैसा, सबका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हर प्रॉपर्टी एक जैसा होना चाहिए, तब आप इसको एलिमेंट बोल सकते हो। यानी एक एलिमेंट के पास जितना भी एटम होता है सब एक ही तरह का होता है। एलिमेंट का निर्माण जिन छोटे छोटे कण से हुआ है इसको हम लोग एटम कहते हैं। तो आप इस बात को बारीकी से समझे कि नहीं समझे? एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आदमी बोल रहा है H2, अब कोई आदमी बोल रहा है H2O। H2 के पास देखो एक ही तरह का एटम है हाइड्रोजन, तो वो एलिमेंट है। लेकिन H2O के पास देखो, H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो तरह का एटम हो गया, आप इसको एलिमेंट नहीं बोल सकते। इसमें दो तरह का एटम हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो तरह का एटम हो गया, इसलिए एलिमेंट नहीं है। एक ही तरह का एटम होगा तब एलिमेंट होगा। जैसे सोडियम है, इसमें एक ही तरह का एटम है तो एलिमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे NaCl है, NaCl में सोडियम और क्लोरीन दो तरह का एटम हो गया तो एलिमेंट नहीं हुआ। यानी जो एलिमेंट होगा उसके पास एक ही तरह का एटम होना चाहिए ना। कुछ तो बोल दीजिए, समझे? अब जैसे मान लीजिए मेरे पास, अब यहाँ पे दो बात समझाऊंगा आपको। अब ये आपने सीखा है एटम, एलिमेंट आपने सीखा और एटम आपने सीखा। आप इस एटम को समझिए, एटम क्या है इसको भी समझिए। एटम को कैसे समझाता हूँ समझिए। मैंने अभी जस्ट बताया था कि एलिमेंट का निर्माण जिन छोटे छोटे कण से हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। एलिमेंट का निर्माण जिन छोटे छोटे कण से हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो आप ऐसे सोचो कैसे बोलते थे? जब बोला गया कि एटम से छोटा भी दुनिया में कुछ होता है तो बोला कि हाँ, एटम से छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है ना, इस एटम के अंदर होता है। लेकिन जब एटम का खोज हुआ था